नमस्कार दोस्तों, द युवा जोश के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी हम बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से है। आपने ये सुना होगा कि कोई 10 किलोमीटर की दौड़ दौड़ा है, कोई 15 किलोमीटर की दौड़ दौड़ा है, कोई 20 किलोमीटर की दौड़ा है और किसी का सुना होगा कि उसने मैराथन दौड़ा है। लेकिन एक ऐसी कहानी जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से रची गई है वो है कि एक शख्स, एक युवा ने 34 घंटे में 212 किलोमीटर की लंबी दूरी तय की है। आज हम उस मेहमान से आपको मिलाने जा रहे हैं और उस खास मेहमान का नाम है नीतीश कुमार मौर्य। ये जनपद सोनभद्र से रहने वाले हैं और इलाहाबाद में रह करके अपनी पढ़ाई की भी तैयारी कर रहे हैं और मैराथन दौड़ना चाहते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं बाकी तादाद से क्या होता है। वही कारनामा इन्होंने कर दिखाया है। इनके बारे में मुझे कुछ बताने से पहले मैं खुद इनके जुबानी सुनना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी, अपने बारे में आप कुछ ऐसा बताएं ताकि हमारे जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैं वो समझ पाएं कि आप क्या हैं और आपका परिचय क्या है। जी नमस्कार सर। धन्यवाद। सबसे पहले हम यहाँ के जो यूबी सर डायरेक्टर हैं उनका धन्यवाद करना चाहते हैं दिल से, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे जो मैराथन दौड़े हैं और जो हमारी पहचान हुई है केवल यूबी सर के ही माध्यम से हुई है। और यहाँ के समस्त जो टीचरगण हैं उनकी हम धन्यवाद अपनी तरह से करना चाहते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इसमें और यूबी सर से मेरा ये बात कराने के लिए एक नवीन सर हैं जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। नवीन सर, अनुरुद्ध सर, पीपी सर और बाकी भैया लोग भी हैं जिन्होंने हमारी मदद की और यहाँ तक ये बात पहुँचाई। जी, अब मैं ये दर्शक ये जानना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं, आप इस युवा जोश के कार्यक्रम में आए हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी कहानी शुरू कैसे हुई, इस दौड़ के क्षेत्र में आप आए कैसे। थोड़ा शुरुआती दिनों के रुझान आप बताइए। मेरे शुरुआती दिनों के रुझान ये है कि जब मैं छोटा था उसमें दौड़ने का मेरा बहुत मन करता था। दौड़ में बहुत अच्छा मेरा मन लगता था। तो इसमें घर में से घर से कोई परमिशन नहीं था, ना कोई सपोर्ट था कि हम दौड़ सके इस चीज़ में। और बचपन में मुझे एक बीमारी भी थी, एनीमिया हुई, जिससे कि हम मरने से बच गए थे। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं 100 मीटर दौड़ता था तो मेरे मुंह से ब्लड निकलता था। तो उसमें डॉक्टर भी मना किए थे थोड़ा बहुत आप कम दौड़ा करिए। इसके बाद फिर लेकिन मेरा तो एकदम रुचि था केवल दौड़ने में ही था, तो मैं केवल दौड़ने में ही मन लगाता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं दौड़ना स्टार्ट किया फिर अपना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बनता गया। और सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया लॉकडाउन 2020 में आया। 2020-21 में परिवर्तन ये आया कि मैं जब लॉकडाउन लग गया तो बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, फील्ड में मैं जा नहीं सकता था। तो मैं जो मेरा खेत था 3 बीघा खेत है, केवल मैं उसी खेत का राउंड लगाता था, पूरा राउंड। पूरा भोर में उठ के और शाम को मैं उसी खेत में दौड़ता था। ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक चला। फिर उसके बाद वहाँ से फिर मैं कुछ पहाड़ी इलाके में आया, लॉकडाउन के बाद पहाड़ी वहाँ पे दौड़ा। फिर 2021 में मैं इलाहाबाद में आया पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने के लिए, दौड़ने के विचार से नहीं। दौड़ने का तो मेरा विचार था, लेकिन जो घर वाले थे उन्होंने मुझे केवल यहाँ पे दौड़ने के लिए पढ़ने के लिए भेजा था। यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा जैसे घर का सपोर्ट नहीं था तो कुछ पैसे वैसे अर्न करना, कुछ अदर काम करके मैं पैसे अर्न करके अपना चला ले रहा था। फिर 2022 में मैंने देखा कि एक मैराथन होता है, दौड़ होता है। मैंने उसके बारे में पता की, जानकारी की, तो फिर मैं दौड़ना स्टार्ट किया। और कुछ एक कंपनी गार्डन में एक गुरुजी है, नाम है नरेंद्र गुरुजी। मैं उनसे जाके 1 महीने ट्रेनिंग लिया, सीखा। उसके बाद फिर सीखता रहा। फिर बीच में क्या हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं बचे, तो इसलिए मैं दौड़ना छोड़ दिया। 3 महीने बचे थे मैराथन के लिए और मुझे उसमें फॉर्म भी नहीं मिल रहे थे। वहाँ पे गए फॉर्म लेने, 12 नवंबर को मैं फॉर्म लेने गया तो वहाँ पे वो लोग बोले कि अभी बेटा तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, अभी तुम 20 साल के नहीं हो, 21 साल से ऊपर वाले को मिलता है। जो फॉर्म होता है 21 साल से ऊपर वालों को मिलता है। तो उन्होंने मुझे लौटा दिया। मैं वहाँ से चला आया। फिर 19 नवंबर को मैराथन होने वाला था। मैं 18 नवंबर को फिर शाम को एक बार ट्राई किया, तो सोचा कि मैं तो मेरे आधार कार्ड से नहीं हो सकता, लेकिन एक भैया है उनके आधार कार्ड पे दौड़ लूँ। लेकिन पता करने पे पता चला कि अगर मैं उसमें दौड़ता हूँ, अगर मेरा कोई प्लेस लग जाता है तो उसका कोई महत्व होगा नहीं। इसलिए मैं फिर गया, वहाँ पर रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आएँ। तो हमने बताया कि हम सोनभद्र से आए हैं। तो तुरंत उन्होंने फॉर्म दिया, हमने भरा और मेरा हो गया। फिर सुबह का टाइम मैं दौड़ा
दौड़ा जिसमें लगभग पूरे 2000 खिलाड़ी दौड़े थे। जी 2000 खिलाड़ी दौड़े थे जिसमें से मेरा 28वां रैंक लगा था। जी जी। और आपके इस जोश और जज्बे को पूरा उदय एकेडमी परिवार सलाम करता है कि जिन धन्यवाद। परिस्थितियों से आप निकल कर आए हैं और इस दौड़ की प्रतियोगिता में आप अपने आप को जद्दोजहद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि प्रतिभाएं उत्तर प्रदेश में कैसे दम तोड़ती हैं, उसका एक उदाहरण हमारे समक्ष नीतीश कुमार के रूप में बैठे हैं। लेकिन इनके जज्बात की बात की जाएगी, कहा जाता है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, हाँ। पर जिस दिए में जान है वो जल उठेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और उसका एक नमूना इन्होंने पेश किया है। नीतीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 212 किलोमीटर की जो एक तो ये एक माइल्स स्टोन 212 किलोमीटर का होगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक माइल स्टोन का काम करेगा जो आपने 212 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। ये बातें कैसे आपके मन में आई कि मैं इतनी लंबी दूरी दौड़ने का प्रयास करूं? ये कैसे आपके दिमाग में इस बात का जिक्र हुआ कि मैं इलाहाबाद से सोनभद्र की दूरी दौड़ते हुए पूरा करूंगा? ये अपने आप में एक अविश्वसनीय तथ्य था। जब मेरी बात पत्रकारों से हुई थी, वो तो बिल्कुल विस्मय में थे और बिल्कुल आश्चर्यचकित थे कि आखिर एक बच्चा कैसे 212 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। तो पहले मुझे इस बात का आप जिक्र करें कि कैसे आपके मन में ये विचार आए थे? ये विचार लगभग मेरे मन में 3 महीने पहले से चल रहे थे कि मैं मतलब कुछ बड़ा करूं और ज़्यादा मतलब जैसे कि यहाँ पे घर पे तो मैराथन एक बार दौड़े थे, उसमें घर का सपोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन वो लोग बात भूल गए। तो मैंने सोचा कि अगर ये दौड़ मैं लगाता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा कि घर वाले भी परमिशन दे देंगे, मान जाएंगे नहीं बंदा ये कर सकता है, कुछ करके दिखा सकता है और ये मुझे अलग कोच भी मिल सकते हैं। तो ये 3 महीना पहले की रणनीति थी, मैंने बनाई थी और मैंने लगभग 2 महीने लगातार जिम ज्वाइन किया। अच्छा। जिम इसलिए ज्वाइन किया कि मतलब उसमें दौड़ नहीं रहा था, जिम इसलिए ज्वाइन किया कि जो मेरा शरीर थोड़ा सा भर आए और जो मांसपेशियां हैं मतलब सही से हो जाए, कि ताकि मैं जब मैराथन दौड़ूंगा तो उसमें पक्का है कि जो पूरा है शरीर गल जाएगा। जी जी। इसलिए मैं 2 महीने जिम ज्वाइन किया और ये जो मेरा मैराथन दौड़ने का सिलसिला था ये 19 जुलाई को था। अच्छा। 19 जुलाई को मैंने टाइम टेबल बनाया था, लेकिन वो क्या हुआ कि उस समय धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी भयंकर लग रही थी। तो हम बोले भैया से, मेरे भैया जो हैं, एक भैया हैं पिंटू भैया, मैंने उनसे बोला कि मैं दौड़ लगाऊंगा 212 किलोमीटर यहाँ से सोनभद्र के लिए। बोले कि नहीं, इस टाइम अगर आप तुम दौड़ लगाते हो तो मतलब गर्मी से हदस होके कुछ भी हो सकता है। तो जाने के लिए परमिशन नहीं मिला। तो फिर हमने सोचा ठीक है, कुछ दिन 10 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, ऊपर बरसात भी आने वाली है, उसमें हो जाएगा। तो फिर मैंने इंतज़ार किया करते करते फिर 1 तारीख को, और ठीक हुई 1 तारीख को शाम को, मतलब हमने सोचा कि अगर कुछ थोड़ा सपोर्ट कोचिंग की तरफ से मिल जाए तो और भी बेहतर होगा। तो उस दिन सर का बर्थडे था, 1 तारीख को मैंने सर से पूछा भी और परमिशन भी लिया कि सर कुछ सपोर्ट मिल जाए और जाने के लिए एक मतलब आदमी और बाइक मिल जाए तो मैं वहाँ तक जा सकता हूँ। तो सर का पूरा मतलब प्रयास था और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बाइक भी दिया और कुछ मतलब जो भी खर्चा हुआ उन्होंने मुझे दिया। तो मैं यहाँ से अपना सफ़र से स्टार्ट किया। 6 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया और 7 अगस्त को शाम को कंप्लीट किया। कैसे शुरुआत आपने कितने बजे से किया? आप इलाहाबाद से किस जगह से निकले और कितने बजे से आप निकले, और रास्ते की जो यात्रा थी उसकी कहानी थोड़ा दर्शकों को आप बताइए। मैं 6 अगस्त को निकला। कितने बजे? 6 अगस्त को भोर में 6 बजे निकला जी। और वहाँ से जब 6 बजे निकला तो मैं आके नैनी ब्रिज पे, वहाँ से मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज वर्कआउट किया। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने दौड़ना स्टार्ट किया। 6 बजे लगभग 6:10 पे स्टार्ट किया। वहाँ से मैंने दौड़ता हुआ 50 किलोमीटर जाके पहली जब मैं स्टार्ट किया तो वहाँ से 50 किलोमीटर जाके मतलब थोड़ा सा रुका मैं 1.5 घंटे के लिए। अच्छा। वहाँ पे थोड़ा सुनील सर उनके घर मैंने रेस्ट किया 1.5 घंटे। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया दौड़ना। फिर अपना जैसे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दौड़ने के बाद आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर मैं पैदल चल रहा था ताकि पैर को आराम हो जाए। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करते करते और लगभग वहाँ पे मतलब 60-70 किलोमीटर पहुँचने के बाद धूप हो गई। लगभग आधे घंटे धूप हुई तो जिसमें धूप में मतलब मेरा सर और शरीर पूरा मतलब जलने लगा, मतलब गर्म होने लगा। तो सोचे थोड़ा कुछ देर बैठ जाते हैं, धूप मतलब कम हो जाएगी तो चलेंगे। तो उसके बाद कुछ बाद आधे घंटे बाद धूप चली गई और उसके बाद फिर क्या हुआ कि बारिश होने लगी। जब मैंने ये ठाना कि अगर बारिश होगी तो मैं दौड़ूंगा,
तो फिर बारिश होने लगी, लगातार 5 घंटे बारिश हुई और बारिश में मैं मतलब 5 घंटे 4 घंटे लगातार दौड़ते चला गया। और वहाँ पे मिर्ज़ापुर पहुँचने से 5 किलोमीटर पहले पहुँचा, तो फिर वहाँ पे कुछ रुकने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं था। और दरअसल ये बात थी कि जो मैं पानी में 5 घंटे लगातार भीगा था, उसमें मुझे ठंडी भी लग रही थी और हवा भी चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी। तो वहाँ पे किसी के संपर्क में रूम मैंने देखा, मतलब भैया थे उन्हीं के संपर्क में, तो एक लोग के रूम पे जाके रुका। फिर मैं 8 बजे रात में सो गया। अच्छा। और फिर 9 बजे उठा, भैया लोग उठाए तो खाना वाना खाया, उसके बाद फिर सो गया। फिर मतलब मेरे हालात रात शाम का टाइम इतने ख़राब हो गए थे कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सुबह दौड़ पाऊँगा। अच्छा। इतना ख़राब हो चुका था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं दौड़ पाऊँगा, पैर वैर सब मतलब एकदम जाम हो गया था। लेकिन यही बात है कि मैं वहाँ पे ना रुकता तो सही रहता, क्योंकि रुक गया तो पैर वैर जो पूरा होता है जाम हो जाता है। फिर उसके बाद मैं 5 बजे भोर में उठा। उसके बाद वहाँ पे मिर्ज़ापुर का जंगल, मिर्ज़ापुर से आगे जाने पे जंगल पड़ता है, 30 किलोमीटर पड़ता है लगभग। उस जंगल में मैं गया, उसके बाद फिर वहीं पे अपना फ्रेश हुआ, उसके बाद फिर दौड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ से जाने के बाद यानी आपने रात में विश्राम किया मिर्ज़ापुर में और सुबह 4:30 बजे फिर आप दौड़ने निकल गए। हाँ। जब आप सुबह 4:30 बजे उठे तो उस समय की परिस्थितियाँ क्या रही होंगी? उस समय आपकी इच्छा शक्ति कहाँ तक काम कर पा रही? उस समय तो बस यही लग रहा था कि नहीं अब चलना चाहिए, मतलब हो सकता है। उस समय मतलब बढ़ गया, शाम में तो नहीं लग रहा था कि नहीं मतलब हम जा पाएंगे, लेकिन रात में कुछ ऐसा, सुबह ऐसा लगा नहीं हम जा सकते हैं अब। तो अपने भैया को उठाए। और वही सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं सुबह में मैंने रात में जो मैंने भीजा हुआ कपड़ा पहना था, जो मेरा भी मतलब स्पोर्ट का जो कपड़े थे वो पूरी तरीके से भीग चुके थे, और मैं शाम को डाला और सुबह उसी कपड़े को पहन के गया, और भी ठंडी उससे और भी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन मैं चलता गया, फिर आगे अपना नॉर्मल हो गया, दौड़ने लगा तो शरीर गर्म हो गई, और गर्म होने के साथ सूखने लगा, कपड़े भी सूखने लगे। अच्छा, और एक बात ये, आप वहाँ पर कब पहुँचे? सोनभद्र की धरती पर आप कितने बजे पहुँचे? सोनभद्र की धरती पे हम पहुँचे करीबन 7 बजे पहुँच गए। अच्छा, आप 7 बजे मतलब अपने घर पहुँच गए थे? हाँ, 7 बजे अपने घर पहुँचे। वहाँ सोनभद्र हम 5 बजे पहुँच गए थे। 5 बजे? 5 बजे पहुँच गए थे। 34 घंटे की आप यात्रा में आप सोनभद्र की धरती पर पहुँचे। हाँ, पहुँच एक गए और थे। सवाल मेरे मन में हो रहा है कि इतनी लंबी दूरी, इतना परिश्रम, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको उधर आकर्षित किया है। तो मैराथन की बात आपने बताया कि मुझे बचपन में किसी के द्वारा मैंने सुना कि मैराथन एक बहुत लंबी जर्नी होती है, एक बहुत लंबी दौड़ होती है। तो क्या मैराथन में कितने किलोमीटर की दौड़ होती है? मैराथन में जो होती है, देखिए यहाँ पे एक होता है हाफ मैराथन 21 किलोमीटर का होता है, और होता है 42 किलोमीटर का, 42.195 किलोमीटर का होता है फुल मैराथन। उसके बाद आता है अल्ट्रा मैराथन, होता है 72 किलोमीटर का, और एक और मैराथन होता है 122 किलोमीटर का। बहुत अच्छी जो होता है बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि आप इतने बड़े कारनामे तो कर चुके हैं, 212 किलोमीटर की दूरी कोई मजाक नहीं होता है। किसी भी शख्स, किसी भी युवा के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है जिसे आपने पूरा किया है, और पूरा द उदय अकेडमी परिवार के साथ साथ पूरा इलाहाबाद आपकी सफलता से गदगद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आगे मुझे बताइए कि मैराथन, अगला मैराथन कब होना है और उसके लिए अभी आपकी तैयारियां क्या है? अगला मैराथन इसी साल होने वाला है, 2023 में होने वाला है, 19 नवंबर को होगा। यही इंदिरा भवन जो होता है, मतलब आनंद भवन के ही वहाँ से स्टार्ट होता है। तो मतलब अभी मेरी रणनीति क्या है कि अभी मतलब यहाँ से हम फिर घर जाएंगे, तो घर पे अपनी 1.5 महीने लगभग तैयारी करेंगे चपक के। मतलब वहाँ पे सही है, जो वहाँ पे चपक करेंगे तैयारी ना? हाँ, चपक के करेंगे, मतलब बढ़िया से, कहीं से छूटे ना कुछ भी, क्योंकि अभी पूरा मिला के बस केवल 3 महीने बचे हुए हैं, और इन 3 महीनों में मुझे मतलब तैयारी अच्छे से करनी है कि मतलब मेरा कोई प्लेस लग जाए। क्योंकि वहाँ पे, यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे इलाहाबाद में नहीं हो पाता था तैयारी सही से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हम दौड़ तो लेते हैं सही से, लेकिन जो डाइट होता है, डाइट लेंगे नहीं तो दौड़ने का कोई मतलब होगा नहीं। और यहाँ पे मतलब सही से खाना नहीं हो सकता, नहीं खा पाते हैं। दिन में 12 बजे खाना खाएं तो वो शरीर में लगेगा नहीं, सुबह अगर खाते हैं तो सही रहता है। और घर पे सारा नियम रहेगा, घर पे दिन भर में मैं 3 बार खाना खा सकता हूँ। उसके बाद अपना डाइट है समय समय पे ले सकता हूँ, दूध भी, दूध सब कुछ वहाँ पे मतलब है। इसलिए मतलब यानी आगे के जो आने वाले ये 3 महीने हैं, इसको आप अपने घर पे बिताना चाहेंगे। हाँ, घर ताकि आपकी तैयारियां बहुत बेहतर हो सके। ठीक है नीतीश कुमार जी, एक और सवाल मुझे मेरे मन में आ रहा है कि आप दौड़ की दुनिया में आप बढ़ रहे हैं, और उस ईश्वर से
परम पिता परमेश्वर से मेरी इच्छा है, मेरी अनुशंसा भी है और मैं उनसे अनुरोध भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी लड़ाई को देखकर मुझे लग रहा है कि आप जैसे युवा इस देश में, इस प्रदेश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपके मन में सरकारी नौकरी के प्रति भी कोई रुझान है? आप चाहते हैं कि आप सरकारी सेवाओं में जाएं, ऐसा कुछ है मन में? सरकारी के प्रति मतलब है, लेकिन आर्मी के लिए है। अच्छा, केवल आर्मी में? आर्मी में के लिए। जी जी। आर्मी में मतलब वहाँ पे जैसे बॉर्डर पे खड़े होके देश की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आर्मी की वर्दी को छूते हैं तो मतलब शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे आर्मी के ऑफिसर वगैरह अगर हम उन्हें देखते हैं तो मतलब अंदर से दिल करता है कि नहीं उनको सैल्यूट करूँ। लेकिन ये बात है कि मैं आर्मी में जा नहीं सकता, इसीलिए क्योंकि मतलब एक बार डॉक्टर कहीं गए थे, BHU गए थे दिखाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम थी पेट में, तो उन्होंने साफ में इनकार कर दिया कि बेटा तुम आर्मी की तैयारी छोड़ दो, तुम आर्मी नहीं कर सकते, तुम्हारा मेडिकल सही नहीं है। हाँ, तो मतलब मैं थोड़ा नर्वस हुआ, कोई बात नहीं, अब क्या करें। लेकिन इस क्षेत्र में, मेरा खेल के क्षेत्र में ध्यान हुआ, अगर उस तरीके से नहीं जा सकते हैं, शायद खेल के क्षेत्र से बढ़े तो कुछ हो सकता है। बिल्कुल आप इसमें आर्मी मिल सकता है। बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में आपको पता है कि मैं वहाँ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो वहाँ प्रयास करना निरर्थक है। जिस डॉक्टर ने आपको ये जानकारी दी है उसने, मुझे लगता है, ठीक जानकारी दी होगी। और बाकी दूसरी नौकरी में आपका कोई प्रयास नहीं है, उधर जाने की इच्छा नहीं है? नहीं, दूसरी नौकरी अगर में आप नहीं है। सीमा पे नहीं गए तो फिर कहाँ जाएंगे? सीमा पे नहीं गए तो खेती करेंगे। खेती करेंगे। खेती अच्छा है, सबसे बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब है, कम पैसा है लेकिन सुकून मिलता है। घर पे रहेंगे और घर परिवार के साथ रहेंगे, और वहाँ से भी हम मतलब अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। आप अगर सीमा सुरक्षा में नहीं जा पा रहे हैं, उस देश की खाद्य सुरक्षा में आप अपना योगदान करना चाहते हैं। नीतीश जी, एक और बात मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे कोई युवा है जिसने अभी कभी दौड़ नहीं लगाई है और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहता है, या पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहता है, या आप इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, उसके लिए आप थोड़ा से टैक्टिक्स बताइए कि कैसे वो अपनी शुरुआत करे, दौड़ की शुरुआत कैसे करे। क्योंकि तमाम ऐसे बच्चे हैं जो आकर पूछते रहते हैं कि सर मैं अभी दौड़ा नहीं हूँ और मैं 500 मीटर्स भी नहीं दौड़ पा रहा हूँ, तो उसके लिए आप एक पॉजिटिव सूचना बताइए कि कैसे क्या किया जाए, वो बच्चा कैसे दौड़ना शुरू करे और धीरे धीरे अपने आप को कैसे दौड़ के क्षेत्र में आगे बढ़ाए। क्योंकि ये तमाम सवाल ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं, इसका उत्तर कैसे आप देंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी शुरू से अगर दौड़ नहीं रहे हैं तो वो धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस बनाए दौड़ने के लिए। अगर सबसे पहली बड़ी बात यह है कि वो लोग भोर में उठना, मतलब उठने का मतलब इच्छा जागृत करेंगे, मतलब भोर में सही टाइम पे उठें, लगभग 4 बजे 5 बजे भोर में उठें, और ज़्यादा नहीं, पहले दिन में नहीं हम दौड़ना स्टार्ट करते तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ते चले जाएँ। पहले वो मतलब थोड़ा सा पैदल यात्रा करें, उसके बाद धीरे धीरे अपना बनाए। जैसे कि आज 1 किलोमीटर दौड़े तो कल 500 मीटर और बढ़ा लें। अगर लालच ही बढ़ानी है तो आप दौड़ के क्षेत्र में बढ़ाइए। अगर सुबह फिजिकल करना है, फिजिकल शरीर मजबूत रखना है, तो लालच अगर करनी है तो सुबह दौड़ कर, जैसे आज 1 किलोमीटर दौड़े तो कल 500 और बढ़ाएं, अगले दूसरे दिन तीसरे दिन फिर 500 बढ़ाएं। ऐसे बढ़ता जाएगा तो अपना हैबिटेशन भी मतलब रूटीन बनता जाएगा। अगर जिस लड़के को मतलब जैसे कि अगर दौड़ रहा है, अगर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब इसके लिए भी एक दवा है, जैसे कि आप 1 चम्मच ले लीजिए, 1 चम्मच में घी और थोड़ा सा नमक, उसको पी लीजिए। और पीने से जो सांस फूलती है वो फूलेगी नहीं, बंद हो जाएगी। और ये है कि मतलब अगर आप थोड़ा सा, अगर जैसे पहले दिन दौड़ रहे हैं, अगर दौड़ने में आपको कमजोरी हो रही है तो आप आती है खजूर आती है, लगभग ये 100 रुपये और 200 रुपये की मिलती है मार्केट में, उसको ले लीजिए, उसको पानी में भिगो लीजिए, फिर उसको मतलब खाइए सुबह, मतलब दौड़ने से पहले उसको खाइए और खा के दौड़िए। मतलब ज़्यादा एनर्जी देगा, तब आपको लगेगा नहीं हाँ एनर्जी अंदर से आ रही है। उसको मतलब खजूर खाने से एनर्जी मिलती है। जी। हाँ, तो अगर खजूर खाएंगे तो आप थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी, तो आप थोड़ा और अच्छा बेटर कर पाएंगे। जी। बाकी अपना जैसे दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के टाइम अपना रेगुलरिटी बनाई रही है दौड़ में। और सबसे ज़्यादा दौड़ से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो एक्सरसाइज होता है, वर्कआउट होता है, उसको करिए, क्योंकि जितना वर्कआउट आप करेंगे उतना आपका शरीर मजबूत होगा। दौड़ में केवल पैर, शरीर और मतलब ये जो ऊपर का पार्ट होता है यही होगा, लेकिन जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपका दिमाग, पैर, हाथ पैर, मतलब हर बॉडी के एक पार्ट जो होंगे अपने मतलब टाइट स्थान पर बैठ जाएंगे, ताकि आप अच्छे से रनिंग कर पाएंगे। दौड़ में सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण यही होता है कि वर्कआउट ज़्यादा करना चाहिए। आपके पिताजी क्या कहते हैं आपकी दौड़ पर? मेरे पिताजी तो यही कहते हैं, दौड़ो मत, पढ़ाई करो। अच्छा, वो यही कहते हैं कि दौड़ो मत, पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे, दौड़ में क्या रखा, कहाँ तक जाओगे, क्या करोगे दौड़ में, क्या कर लोगे, तो अब बताएं। मम्मी क्या बोलती हैं? मम्मी तो कहती हैं जो मन वही करो।
मम्मी कहती हैं, यानी मम्मी हाँ। आपके जज्बे को, आपके जज्बात को, आपके एहसास को समझती हैं और पापा आपके भविष्य को समझना चाहते हैं हाँ। कि पढ़ लिख करके बच्चा कहीं सरकारी जॉब में जॉब कर सेटल हो ले। जाएगा तो चीजें ज्यादा बेहतर होगी। जब मम्मी चाहती है कि आपके मन में जो है आप वो पूरा करें, तो ये द्वंद नहीं है, ये द्वंद माता पिता का ये द्वंद नहीं है। माता पिता की बस अलग अलग हाँ, सोच है। सोच है। द्वंद तब होता जब वो दोनों आपके साथ नहीं होते, लेकिन दोनों लोग आपके साथ हैं, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश में दोनों लोग लेकिन लगे हुए हैं। इस दौरान मुझे जो 212 किलोमीटर दौड़ लगाई, इस दौरान मुझे दौड़ने पे मतलब ये महसूस हुआ, ये खुशी हुई इस बात की। जी। मैं जब वहाँ पे गया तो मतलब पहुँचा तो मेरे पापा नहीं आए थे, चाचा, दोनों चाचा लोग थे और भाई बहन लोग थे, तो वो लोग आए थे। तो फिर मैंने चाचा से कॉल करवाया कि पापा को बुलाइए, तो पापा उसमें मैं गया तो उस टाइम रोपाई हो रही थी, वहाँ घर पहुँचते हुए 7 बज गए थे। तो पापा मतलब घर से आए जल्दी और आए, मुझे मतलब पैर उनका छुआ और मुझे माला वाला पहना, स्वागत किया। लेकिन उनके चेहरे पे वो खुशी थी, वो खुशी देख के मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि नहीं ये मतलब इस दौर से ये खुश हैं। जी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, खुशी हुई, बिल्कुल। बहुत खुशी, हर मतलब ये चीज़ हर देख के माँ-बाप, मुझे हर बहुत खुशी भाई-बहन हुई। आपकी इस सफलता से गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि जो आदमी सोचेगा ना 212 किलोमीटर के बारे में, तो एहसास करेगा कि ये छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बड़ी उपलब्धि है। ये अलग बात है कि हमारे देश, हमारे प्रदेश की सरकारें इस दिशा में उतना सकारात्मक कदम नहीं उठा पा रही हैं, और आप जैसे हजारों ऐसे उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रतिभाएं अपना दम तोड़ रही हैं। और वो दम क्यों तोड़ रही हैं? क्योंकि उसके पीछे खास वजह है कि उन्हें जो फंडामेंटल्स उनके हैं, जो फंडामेंटल इंस्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंडामेंटल जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं मिल नहीं पा रही हमारे युवाओं को। और मैं प्रदेश सरकार से इस मंच के माध्यम से सिफारिश करूंगा कि ऐसे युवाओं को प्रदेश सरकार अपनी तरफ आकर्षित करे और उन्हें सुविधाएं दिलाने का काम करें। एक और प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा है नीतीश जी, उसको आप बताइए कि जैसे आगे इंदिरा मैराथन की दौड़ है, इंदिरा मैराथन की दौड़, और आपके पास समय भी वो मुश्किल से 3 महीने का समय आपके पास बच रहा है, इसमें क्या क्या जरूरतें हैं? जैसे क्या क्या जरूरतें हैं, जिन जरूरतों को आपको जरूरत है, ऐसी क्या जरूरतें इन 3 महीनों में पड़ने वाली हैं आपको? इस दौरान मुझे ज़रूरत है ये कि मतलब अच्छे कोच मिल जाए, ताकि मुझे मतलब सही से सुबह शाम दोनों टाइम कम से कम ज़्यादा नहीं 3-3 घंटे, अगर सुबह दिन का अगर मुझे 6 घंटे भी देते हैं, 4 घंटे भी, तो मैं इसमें बहुत बढ़िया कर जाऊँगा। लेकिन उनका योगदान रहना चाहिए कि मतलब अच्छी तरीके से मुझे ट्रेन करें, अच्छे से मतलब कड़ी मेहनत करवाएँ। लेकिन और सबसे बड़ी बात है, मैं जो घर पे जा रहा हूँ दौड़ने के लिए, तो मैं पहाड़ पे रनिंग करूँगा। पहाड़ में और बालू में, ये 2 जगह मैं बहुत ज़्यादा रनिंग करूँगा, क्योंकि वहाँ पे दौड़ने से थोड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं जब यहाँ पे 42 किलोमीटर मैराथन हुआ था, तो वहाँ पे जो पहले स्थान आए थे, शेर सिंह राणा आए थे, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। मैंने उनसे पूछा रनिंग आपने कैसे की, तो अपना शेड्यूल सब बताए। तो बोले कि मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा फील्ड में ही दौड़ता हूँ या रोड पे ही, मतलब जैसे बालू हो गया, कभी बालू तो कभी पहाड़ हो गया, कभी मतलब ऐसे ढलान चीज़ों पे दौड़ने से थोड़ा जो पैर होते हैं वो मतलब अगर आप पहाड़ पे दौड़ते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगती है, और जब आप नीचे खुले रोड पे दौड़ेंगे तो पैर फ्री रहेगा और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा स्पीड में थोड़ा दौड़ पाएंगे आप। इस दौरान तो मैंने पूछा, तो वही मुझे भी करना है जाके घर पे। और इस दौरान जो है मुझे खाने के लिए जो भी सामान है, डाइट्स वाइट्स, मुझे वो भरपूर मात्रा में चाहिए। अच्छा नीतीश जी, एक और बात आपने भी कोच की बात की। जैसे मैं जो समझता हूँ, मेरी जितनी समझ है, जैसे मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का खेल है, कोच की भूमिकाएं परिभाषित है, हॉकी का खेल है, कोच की भूमिकाएं परिभाषित है, वॉलीबॉल है तो कोच की भूमिकाएं परिभाषित है। हाँ। लेकिन इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद, इतने अच्छे आप प्रेशर होने के बाद, मेरे मस्तिष्क में प्रश्न कौंध रहा है कि आखिर आपके जीवन में उस कोच की भूमिका क्या होगी? कोच क्या क्या आपको बताते होंगे दौड़ में? कोच दौड़ने का सबसे बड़ी बात इसमें ये लोग स्पीड बताते हैं कि मतलब कि जैसे 42 किलोमीटर का मैराथन होता है, तो इसमें मतलब कौन कौन सी दौड़ इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले अगर कोई 42 किलोमीटर का मैराथन निकालना है, तो जो 5 किलोमीटर की रेस होती है वो 14 से 15 होनी चाहिए, 14 से 15 मिनट के अंदर। उसमें 505 किलोमीटर हो गया, 1600 हो गया और 400 प्लस 100 मीटर, ये लोग कोच बताते हैं और इसमें हम प्रैक्टिस करवाते हैं अपने तरीके से। उन लोग का एक अलग तरीका होता है। कोई भी हो, कितना भी मतलब रेस लगा ले, लेकिन कोच के बिना कुछ नहीं कर सकता। कोच और गुरु के बिना कुछ नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया है कि बिना गुरु का कुछ संभव नहीं है इस जीवन में, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुरु की भूमिका
काफी महत्वपूर्ण है और जीवन को सांगोपांग सफल बनाने के लिए कोच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नीतीश जी, एक अंतिम संदेश मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इस प्रदेश के युवाओं के लिए 2 शब्द आप जरूर बोलिए और बताइए कि अगर कोई बच्चा जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए 2 शब्द आप बताइए, क्या करेंगे? अगर कोई लड़का इस क्षेत्र में सबसे आगे अगर बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले उनके माता पिता का भरपूर सपोर्ट होना चाहिए कि मतलब उनका उस क्षेत्र में अगर सबसे पहली बड़ी बात यह होती है कि जब माता पिता होते हैं अपने अनुसार बच्चों को कहते हैं, अगर उनका खेलने में मन लग रहा है और अदर एक्टिविटीज़ में अदर काम में अगर मन लगता है तो वो कहते हैं नहीं तुम ये पढ़ाई करो, तुम ये करो, प्रेशर डालते हैं, ये ना डालें। बच्चों को वो करने दो जिसमें उसका मन लगता है, तभी उस दिशा में वो खुशी रहेगा, उसे तब उस दिशा में वो मन लगा के कर सकता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि माता पिता का फुल सपोर्ट होना चाहिए और बच्चे को भी ये याद रखना चाहिए अगर माता पिता का सपोर्ट हो रहा है तो मुझे पूरी कड़ी मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो मौका आता है दूसरी बार ये मौका किसी को मिलता नहीं है। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, आपने कहानी सुना होगा, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, आप जैंटी रोड्स का नाम सुना होगा, मोदी जी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन दोस्तों इन शख्सियत के पीछे कहानी कैसी चलती है उसकी एक बारगी नीतीश कुमार के मुंह से आपने सुन चुके हैं। दोस्तों, सफलताएं इतनी आसानी से मिलती नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हो तो उसके पीछे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं और एक एक समस्याओं को आपको तोड़ना पड़ता है। कुछ लोग आसानी से तोड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास आधारभूत संरचना होती है, उनके पास सुविधाएं होती हैं, सुविधा संपन्न होते हैं और जब सुविधा संपन्न होते हैं तो उन बाधाओं को आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन कोई एक ऐसा शख्स जिसके पास आधारभूत संरचना ही नहीं है, अपना पेट पालने में ही उसको समस्या है, कपड़े पहनने में समस्या है, अपने डाइट्स लेने में समस्या है, इतनी समस्याएं अगर किसी शख्स के पास हो तो इतनी लंबी दूरी कैसे तय कर पाएगा? उसके लिए फिर उस शख्स को लोहा बनना होगा और उसी लोहा बनते एक शख्स की कहानी अभी हम आपको सुना रहे थे जिनका नाम नीतीश कुमार है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से हैं और इनका जज्बा ये है कि मैं किसी तरीके से भी करके मैराथन में झंडा गाड़ दूं। जब इनसे सरकारी नौकरी के प्रश्नों को मैंने दागा कि क्या आप सरकारी सेवा में जाना चाहेंगे, तो बहुत ही बेबाकी से इन्होंने कहा कि सर मैं केवल सीमा पर रहना चाहूंगा या खेत में रहना चाहूंगा। सच्चे देशभक्त की पहचान यही हो सकती है। हालांकि किसी डॉक्टर ने इनको राय दिया है कि इंडियन आर्मी में नहीं जा पाएंगे, मेडिकली अनफिट है, कोई समस्या है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है नीतीश जी, मैं आपको इस छोटे से मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप अग्रिम मैराथन में, उत्तर प्रदेश में होने वाले इस मैराथन में आप सोनभद्र जिले का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, जो इतनी शिद्दत के साथ आपके साथ लगे हुए हैं, आपके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आपके भाई बहन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके साथ लगे हुए हैं और उस ईश्वर से भी नेक और विनम्र कामना करता हूं कि इस मेरे छोटे भाई का साथ दें ताकि ये उस मैराथन में परचम गाड़ पाए। और इस मंच के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसी शख्सियत, ऐसे लोग जो अपना दम घोंट रहे हैं, उनका साथ दें, उन्हें आगे लाए। कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं हों जिनके आधार पर इन्हें पुरस्कृत किया जाए ताकि ये प्रदेश का नाम इस देश के स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी।